नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये जो नई वाली बिल्डिंग बनी है संसद की, बहस उसमें ही हो रही थी और बहस राहुल गांधी के एक भाषण पर हो रही थी, जिसमें उन्होंने जातीय आरक्षण के सवाल पर कांग्रेस का पक्ष रखा था, जिसमें उन्होंने ये बात दोहराई थी कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाना है और उसके लिए जातीय जनगणना की आवश्यकता है और पहले जातीय जनगणना हो और उसके बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर आरक्षण का फिर से दायरा बढ़ाया जाना है। 50% का जो सीलिंग लगा हुआ है फिलहाल, उस सीलिंग को तोड़ना है। ये सब तमाम बातें जब उनके भाषण में आ गया तो जवाब में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने कुछ ऐसा कह दिया था जिसके कारण से आपको याद होगा ज़बरदस्त हंगामा मचा था। उन्होंने राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली थी। हालांकि वो शब्द बोलने में थोड़े चूक गए और जाति की जगह उन्होंने जात पूछ दिया था और उसके अलग अलग मीनिंग निकाल करके लोगों ने इसे कहा था कि ये तो गाली देने के बराबर हो गया। दरअसल वो जाति के आसपास की बहस में राहुल गांधी कहाँ खड़े हैं ये जानना चाहते थे और इसके ज़रिए अपना कोई सियासी पॉइंट प्रूव करना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी ने आज बता दिया कि वो जाति के लिहाज से कहाँ खड़े हैं। आज तेलंगाना के विधानसभा में एक ऐसा बिल पारित हुआ है जो ओबीसी आरक्षण की जो राजनीति है, जिसे मंडल की राजनीति कहा जाता है, उस राजनीति में कांग्रेस की अपनी क्या भागीदारी और भूमिका रहने वाली है, इस पर एक मोहर लगा दिया। तेलंगाना विधानसभा ने आज एक बिल पारित किया है जिसमें कि ये तय किया गया है कि 42% आरक्षण नौकरियों में और राजनीतिक जो पद हैं उसमें, ख़ास तौर पर जो निकाय स्तर पर पद आते हैं उसमें ओबीसीज यानी कि बैकवर्ड कास्ट्स को मिलेंगी, पिछड़े वर्ग को मिलेंगी 42%। और ये जो अभी फ़िलहाल आंकड़ा था वो संभवतः 25% के आसपास था और पिछली सरकार में इसे बढ़ाकर 37% यानी कि के चंद्रशेखर राव की जो तेलंगाना राष्ट्र समिति वाली सरकार थी, इसे बढ़ा करके किया जाना था 37%, लेकिन उससे 5% ज़्यादा करते हुए सरकार ने, कांग्रेस की राज्य सरकार ने ये आज फाइनल कर दिया। 42% आरक्षण मिलेगा राज्य में, तेलंगाना राज्य में उन्हें जो कि बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। इस बिल को खुद लेकर के आए रेवंत रेड्डी जो कि मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, और उन्होंने ये बात कही कि हमारा एक वादा था जिसे हमने पूरा कर दिया। और ये सचमुच साल 2023 में जब चुनाव हुए थे तो एक चुनावी वादा था और उस चुनावी वादे को पूरा किया गया। चुनाव जीतने के बाद फरवरी 2024 में एक कास्ट सर्वे के लिए समिति बनाई गई थी और कास्ट सर्वे करवाया गया था। जनगणना इतने दिनों से हुई नहीं है साल 2011 के बाद, तो ताज़ा आंकड़े मिले, उस लिहाज से एक कास्ट सर्वे कराया गया, क्योंकि कास्ट सेंसस जनगणना तो कराने का अधिकार केंद्र का है, तो जो राज्य कराते हैं उसका नाम कास्ट सेंसस की जगह वो कास्ट सर्वे दे देते हैं। और उस कास्ट सर्वे की रिपोर्ट इस बार फरवरी 2025 में जमा हो गई और उसके जो आंकड़े आए, राज्य सरकार रेवंत रेड्डी की सरकार का ये कहना है कि देखिए साहब, उस आंकड़े के अनुसार हमने तय किया कि 42% आरक्षण राज्य में पिछड़ों को मिलना चाहिए। इस तरह से अब आरक्षण की जो सीमा है तेलंगाना में वो बढ़कर हो गई 62%, 62%। अब 62% के लिए जाहिर है कि प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार जब कोई अमेंडमेंट लाती है और कानून बदलती है और वो जो एक रोक 50% का लगा हुआ है, 50% के ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है, इंदिरा साहनी जजमेंट जो 1992 की है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जो लगा रखा है, उसे तोड़ने के लिए कानून बनाना है। और इसीलिए रेवंत रेड्डी ने ये अपील की कि देखिए हम सब ने मिलकर के इसे पारित कर दिया, वो पारित भी हो गया।
और बिल के पारित होने के बाद उनका ये कहना था कि हम सब ने इसे पारित किया है, लेकिन ये संभव तभी हो पाएगा सब कुछ जब तक वो जो 50% का कानून है जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट में आया था साल 1992 में, उस कानून को हटा दिया जाए और सीलिंग को ख़त्म कर दिया जाए। 50% से ज़्यादा आरक्षण हो सकता है, ये तय कर दिया जाए। लिहाजा अब बॉल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो केंद्र में एक ऐसा कानून बनाए जो कि ये जो 50% की सीमा है आरक्षण पर, ये टूटती है और जिसको जितना आरक्षण देना है उसको सहूलियत होगी। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये अभी तक नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि एक दबाव बनाने के लिए सभी दल का प्रतिनिधिमंडल जाकर के केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से मुलाकात करे, इस बात का आह्वान आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया। अब देखिए इस बात को कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने जो किया है वो अब से कुछ महीने पहले, 8-10 महीने पहले कह लीजिए या और थोड़ा पहले कह लीजिए, क्योंकि 8-10 महीने पहले से तो केस ही आ गया है उसके ऊपर। नीतीश कुमार जब साथ में थे तेजस्वी यादव के, तो उन्होंने भी पारित किया था और आरक्षण का दायरा वहाँ भी 60 और 70% के बीच कहीं पर आकर रुक गया था और वहाँ भी कास्ट सर्वे हुआ था, आपको याद होगा। और उस कास्ट सर्वे को हाल के दिनों में राहुल गांधी ने फेक बताया था और कहा था ये बेकार था, लेकिन उस कास्ट सर्वे के आधार पर आरक्षण का जो दायरा है वो 70% के आसपास जाए, ऐसा बिल बिहार की असेंबली ने भी पारित किया था। बिहार सरकार ने इसे पायलट किया था, भारतीय जनता पार्टी भी उसमें समर्थन कर रही थी और इस बिल के पारित होने के बाद हाई कोर्ट जब यह बिल पहुंचा तो वहां से भी इसे हरी झंडी मिली और उसके बाद केंद्र सरकार पहुंचा, क्योंकि केंद्र सरकार, क्योंकि कोई मामला अचानक से पारित होता है तो कोई ना कोई केस कर ही देता है। तो केस जो केंद्र सरकार में चल रहा है उसमें राज्य सरकार भी अपनी पैरवी कर रही है और इस फैसले को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिलहाल रोक लगा दिया गया है। यानी कि पहले से ही इस तरह के फैसले जो 50% से आरक्षण को ज़्यादा ले जाते हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है, यानी कि लागू अभी जो तेलंगाना में पारित हुआ है वो फैसला भी नहीं हो पाएगा, लेकिन पारित किया गया। ऐसा नहीं है कि इस बात की उनको जानकारी नहीं है, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब और कांग्रेस पार्टी ने इसे अगर पारित किया है तो उसके पीछे मनसा क्या है। देखिए इसी तरह का एक सर्वे कर्नाटक में भी सिद्धरामैया की सरकार में हुआ था, लेकिन उस सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया गया है क्योंकि कहते हैं कि उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों के कारण ही उसे सामने नहीं रखा जा रहा है। वहाँ पर जो मजबूत समुदाय हैं वोकालिगा और लिंगायत, उन्हें ये लगता है कि उनके आंकड़े को कम करके दिखाया जा रहा है, लिहाजा वो आने नहीं दे रहे हैं। सरकार में भी बड़े मजबूत वोकालिगा और लिंगायत मंत्री हैं, समुदाय के मंत्री हैं, तो जाहिर है कि उनकी सुनी जा रही है। डिप्टी सीएम जो कि डीके शिव कुमार और बड़े मजबूत नेता माने जाते हैं, वो खुद वोकालिगा समुदाय से आते हैं और वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपना कास्ट सर्वे और उसके आधार पर आरक्षण को बढ़ाने का जो उसका अपना प्रकल्प है उसे अंजाम नहीं दे पाई है, लेकिन उसने तेलंगाना में दे दिया। अब तो ये हो गया कानूनी पक्ष कि भाई विधानसभाएं पारित कर रही हैं, लेकिन एक क्लॉज है और वो क्लॉज ये है कि 1989 में जब पहली दफ़ा ये लागू हुआ मंडल कमीशन, उसके बाद उसके ऊपर कई मामले हुए, कई केसेस हुई और कहा यह गया कि ये लागू नहीं होना चाहिए। और ऐसे में जबकि आरक्षण पहले से ही 22.5% है, आप इसमें 27% जोड़ेंगे, मामला 49.5%, करीब करीब 50% पहुंच जाता है। तो बाकी के जो नॉन रिजर्व्ड पोस्ट बचेंगी वो मात्र 50% बचेंगी। तो ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं। फिर धीरे धीरे बताया गया कि जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते हैं उनकी संख्या तो बहुत कम है, उस लिहाज से उन्हें बहुत सीटें मिल गई हैं, क्योंकि यहाँ पर तो जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी है। फिर उस सवाल के जवाब में ये कहा गया कि साहब ऐसा है कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो फिर मेरिट का क्या होगा और फिर देश का क्या होगा। और आरक्षण सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों में रह गया, प्राइवेट सेक्टर में नहीं
आ पाया, ये भी अपने आप में एक अलग प्रश्न है जिस पर खूब बहस चल रही है। तो वो केसेस जो 1989 से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर रहे और कहते हैं कि उस ज़माने में ज़बरदस्त विरोध हुआ था, लोगों ने अपने आप को आग लगा लिया था इसका विरोध करते करते, वो 1993 आते आते निर्णित हो गए। और उसी में 1993 में 92-93 का जो फैसला है इंदिरा साहनी जजमेंट में, उसमें ये कहा गया है कि देखिए, हम 27% आरक्षण जो लागू किया गया है मंडल कमीशन के आधार पर वीपी सिंह की सरकार के द्वारा, उसको हम मानते हैं, हरी झंडी देते हैं, लेकिन ये आंकड़ा 49.5% ही रहेगा। 50% की जो सीलिंग है वो पार नहीं करेगा, 50% के अंदर ही आरक्षण रहेगा। लेकिन इसके बाद जो आरक्षण करने की कोशिश की जाएगी तो उसे अवैध माना जाएगा, कानून के खिलाफ माना जाएगा और इसे लागू नहीं किया जाएगा। और इसलिए तमाम कोशिशें तब से लेकर आज तक जब भी हुई हैं, तो आरक्षण 50% के ऊपर किसी राज्य में लागू नहीं हो पाया है, सिर्फ एक राज्य को छोड़ करके, जिसका नाम तमिलनाडु है, जिसने 1990 में ही 69% रिजर्वेशन पारित कर दिया था। तो जयललिता के इंसिस्टेंस पर उस एक राज्य ने जो कानून बनाया था उसे 9वीं सूची में, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था 1993 में, और केवल एक कानून है जो कि 9वीं सूची में डाला गया है और वहाँ पर आरक्षण 69% है, बाकी किसी राज्य में नहीं है। आप जानते हैं 9वीं सूची में जो कानून डल जाता है उसे इस बात पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है कि वो फंडामेंटल राइट, यानी कि जो जीवन जीने के मूल सिद्धांत हैं, उनके खिलाफ जाता है। लिहाजा बस एक तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां 69% रिजर्वेशन है, बाकी हर जगह 50% से नीचे या 50% तक। अब ये प्रश्न तो कानूनी पचड़े की बातें हो गई, पर बड़ा प्रश्न तो दूसरा है। बड़ा प्रश्न तो ये है कि राहुल गांधी ने, जैसा कि मैंने कहा, वो कहाँ खड़े हैं जातीय गुणागणित में। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, ओबीसी की जो राजनीति हमारे देश में साल 1990 के बाद से शुरू हुई, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका मंडल कमीशन की है, उसने कांग्रेस के पांव उखाड़ दिए। और जो प्रादेशिक दल, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर आए, उन्होंने मंडल की राजनीति कर कांग्रेस, जो कि 55 सालों से सत्ता में थी, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बहुत दिनों तक कांग्रेस में ये ऊहापोह चलती रही कि आखिरकार हम मंडल कमीशन के साथ हैं या नहीं हैं। और धीरे धीरे एक दौर आया जब मंडल कमीशन के खिलाफत करने वाले जो वोट कांग्रेस को मिला करते थे, वो धीरे धीरे करके सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए, यानी कि अपर कास्ट वोट्स। और ऐसे में कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं रहा। जो मंडल कमीशन के दायरे में आने वाले वोटर्स थे, वो तो अपने स्थानीय पार्टियों को चुन चुके थे, आरजेडी को चुन चुके थे, उन्होंने जेडीयू को चुन लिया था, बीएसपी को चुन लिया था, उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुन लिया था। कांग्रेस को जो अपर कास्ट वोट मिलता था वो धीरे धीरे बीजेपी में जा चुका था। और ऐसे में राहुल गांधी के पास राजनीति करने के लिए कोई आधार वोट बचा ही नहीं। वो जो एक त्रिकोण बनाया था इंदिरा जी ने, जिसमें कि ब्राह्मण, दलित और मुसलमानों का त्रिकोण था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। दलित पार्टियों में चले गए थे, उनके लिए बीएसपी एक बड़ा ऑप्शन बनकर आया था। और बिहार जैसे राज्यों में पासवान जैसी पार्टियां मजबूती से अपने वोट बैंक को अपनी तरफ कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान ये देख रहे थे कि अब जबकि कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है तो प्रादेशिक दलों के साथ ही जुड़ जाया जाए। और वो धीरे धीरे करके या तो जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी या समाजवादी पार्टी या बीएसपी के साथ होते चले गए। और हिंदी हार्टलैंड की 120 सीटों पर पूरी तरह से कांग्रेस के पांव उखड़ गए, जो बिहार और उत्तर प्रदेश में आते थे। ये सिलसिला बहुत दिन तक चलता रहा और आपने देखा कि कैसे साल 2014 से कांग्रेस के जो आंकड़े हैं पूरी तरह से लड़खड़ाए हुए हैं। साल 2009 में 205 सीटों वाली कांग्रेस मात्र 44 सीट लेकर के आ पाई थी और उसके बाद फिर वो 52 हो गया। 2019 के चुनाव में इस बार 99 हुआ। लेकिन आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि 3 लोकसभा चुनाव ऐसे गुजरे हैं जिसमें 100 का आंकड़ा कांग्रेस प्राप्त नहीं कर पाई है। और ऐसे में उसने एक नया राजनीतिक कदम उठाया है। उसने ओबीसी की राजनीति में पदार्पण कर लिया है, मंडल की राजनीति में पदार्पण कर लिया है। जी हाँ, ये मंडल की राजनीति जिसे इंदिरा जी ने 1989 में बीपी मंडल ने अपनी रिपोर्ट जमा की थी और 1989 में ही उसे दबा दिया गया था। 1984 में इंदिरा जी जब तक थी तब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई। 1984 में राजीव गांधी बने
प्रधानमंत्री उस वक्त से लेकर के 1989 तक वो सत्ता में थे, तब तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई, यानी कि 10 साल तक वो दबी रही और धूल पड़ता रहा। और उसके बाद वीपी सिंह ने उसे अपना एक चुनावी एजेंडा बनाया ताकि ओबीसी वोट उनकी तरफ जाए, और इसमें वो खासे सफल हुए, क्योंकि तमाम ओबीसी पॉलिटिक्स के लोग उनके साथ आकर जुड़ गए, चाहे वो शरद यादव हों, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे वो रामविलास पासवान हों, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हों। तमाम लोगों की दम पर वो सरकारी जो एक सिस्टम होता है उसमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि वही हैं जो कि लागू कर सकते हैं, और मंडल कमीशन को उन्होंने लागू कर दिया 1989 में, जिसके बाद से देश की राजनीति पूरी तरह से बदल गई। उसी वक्त आडवाणी जी की रथ यात्रा निकली और मंडल और कमंडल के बीच देश की राजनीति विभक्त हो गई। कांग्रेस के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब राहुल के कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि मंडल की राजनीति पकड़ी जाए, क्योंकि कमंडल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसे काउंटर करना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अगर ये करना है तो फिर क्या करना है? उन्हें उस ज़मीन पर अपनी खेती करनी है जिस ज़मीन पर फ़िलहाल अधिकार उसके ही सहयोगियों का है, उसके ही आरजेडी जैसे दोस्तों का है, समाजवादी पार्टी वाले दोस्तों का है, उसी के ऐसे मित्र जो प्रादेशिक स्तर पर राजनीति करते हैं मंडल की, उनका है। और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये चीज़ें कितनी आसान होनी जा रही हैं, क्योंकि जो वोट बैंक है वो पहले से तय है, बटा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो वोट बैंक अच्छी तरह से बखूबी जानता है कि जब तक केंद्र में सरकार नहीं बन जाती है, केंद्र में सरकार जब तक नहीं बन जाती है तब तक वो 50% वाली सीलिंग टूटेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने एक ने कई मौक़ों पर यह इंडिकेट कर दिया है कि वो इस कानून को छेड़छाड़ नहीं करने जा रही है। इतना ही नहीं, उसने रोहिणी कमीशन की एक रिपोर्ट भी तैयार करके रखी हुई है। रोहिणी कमीशन की वो रिपोर्ट जिसमें कि ये कहा गया है कि आरक्षण का जो दायरा है वो एक जाति वर्ग को देने से कोई फ़ायदा नहीं है, कि उसमें मजबूत जातियां आरक्षण का लाभ ले लेती हैं, जो कमज़ोर जातियां होती हैं उन्हें नहीं मिलता है। लिहाजा चक्के में चक्का लगाना पड़ेगा, व्हील विद इन व्हील करना पड़ेगा, और कौन सी जाति है उसका परसेंटेज आबादी कितना है और उसी हिसाब से ही उसे उतनी % आरक्षण मिले, क्योंकि ये धारणा बन गई है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर आरक्षण का लाभ जो मजबूत जातियां हैं उन्होंने ही लिया है। यादव खास तौर पर वही लाभार्थी रहे हैं, और वो राजभर को नहीं मिला है, वो निषाद को नहीं मिला है, वो कुशवाहा को उस तरह से नहीं मिला है। और ऐसे में जाहिर है कि लोगों को ये लग रहा है कि चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे वो नाई हो, चाहे वो और दूसरी जातियां हों, इन सबों को अलग से वर्गीकृत करने की ज़रूरत है। और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जो कि अब जमा हो चुकी है उसके साथ तैयार है, और उसकी कोशिश ये है कि वो जो राजनीतिक रूप से गोलबंदी की कोशिश की जाती है, क्योंकि अभी तो तेलंगाना में भी जैसे पारित हो गया है, लागू तो होगा नहीं, लेकिन ओबीसी तक संदेश चला जाए, इसकी कोशिश की है कांग्रेस ने। तो ये जो संदेश देने की परिपाटी है, इस पर कुठाराघात करते हुए रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें कि कह दिया जाएगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी वही होगी हिस्सेदारी, यानी कि अगर यादव ज़्यादा हैं तो उन्हें मिलेगी, लेकिन सब कुछ यादव को ही मिल जाएगा ऐसा नहीं है। अगर कुर्मी ज़्यादा हैं तो उन्हें ज़्यादा मिलेगा, लेकिन सब कुछ कुर्मी को ही मिल जाएगा ऐसा नहीं है। ये दो ही जातियां हैं जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री भी बनाए और अपने सबसे ज़्यादा अधिकारी भी बनाए। बाकी की जातियां जो परेशान हैं, उन्हें ये लगता है, जिन्हें ईबीसी कहा जाता है हिंदी पट्टी में, अति पिछड़ा, उन्हें ये लगता है कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, और इन वर्गों में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करके घुसती चली जा रही है। नीतीश कुमार उसी के एक उदाहरण है, और भारतीय जनता पार्टी वाले दबे ज़ुबान ये कहते नहीं चूकते हैं कि ये तो एक तात्कालिक पड़ाव है नीतीश जी की राजनीति। असली राजनीति नीतीश जी की जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ही आने वाले समय में करनी है। और ऐसे में लग ये रहा है कि एक बार फिर से ये जो मंडल कमीशन और आरक्षण का सवाल है, ये पेच दर पेच में फंसता चला जा रहा है। नौकरियां इस वक्त 45% ग्रेजुएट जो हैं वो बेरोज़गार हैं, और ये पिछले कई सालों में सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ साथ ये भी है कि
जो परसेंटेज जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो इतनी कम हैं, और जितने लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल वो इतने ज़्यादा हैं कि सरकारी नौकरियां या फिर आरक्षण में जितने आती हैं नौकरियां उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। और ऐसे में उन नौकरियों पर अगर सियासत हो जाए तो किसका भला होने वाला है? सियासतदान को छोड़कर क्या उन युवाओं का भला होने वाला है जो वो नौकरियां खोज रहे हैं? क्या उन लोगों का भला होने वाला है जो इस आरक्षण के दम पर थोड़ा ऊपर आना चाहते हैं? फिलहाल कम से कम इतने दिनों के अनुभव ने यही सिखाया है कि कुछ वर्गों को तो लाभ हो जाता है, लेकिन जो बड़ा वर्ग है जिसे सचमुच आरक्षण मदद की ज़रूरत है वो अभी तक लाभ से दूर रहा है। और ऐसे में कांग्रेस जबकि कूद पड़ी है, उसके संबंध आखिरकार तेजस्वी से कैसे रह जाएंगे? क्या बिहार में जिस तरह से कोशिश की जा रही है अपने आप को जमाने की और अपनी पहचान गढ़ने की कन्हैया के ज़रिए, क्या ये उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है? आखिरकार वो जो तल्खी है अखिलेश यादव के साथ संबंधों में, क्या उस तल्खी की तैयारी कर रही है कांग्रेस? क्या अकेले दम ओबीसी की राजनीति में कांग्रेस सफल हो जाएगी? आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।